प्रिय बच्चों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि है ओम के नियम का सत्यापन। ओम्स लॉ। फिजिक्स में ओम के नियम का एक महत्वपूर्ण स्थान है और हम लोग ओम के नियम को सिद्ध किए हैं हाई स्कूल में, तो डिफिनेशन के माध्यम से प्रूव किए हैं। लेकिन आज हम इसका डेरिवेशन हम करेंगे, न्यूमेरिकली डेरिवेशन करेंगे। और आज हम पता लगाएंगे कि क्या न्यूमेरिकली तरीके से भी ओम के नियम का सत्यापन किया जा सकता है। पहले ओम के नियम को जान लिया जाए, जो कि हम लोग हाई स्कूल में पढ़े हैं। बच्चों, ओम का नियम ये कहता है कि अगर कोई चालक पदार्थ है, कोई कंडक्टर है, तार है, अगर कोई तार है, चालक पदार्थ है, तो उसमें अगर धारा का मान बढ़ाया जाए तो विभव का मान बढ़ता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर धारा का मान बढ़ाया जाए तो विभव का मान बढ़ता है, या विभव का मान बढ़ाया जाए तो धारा का मान बढ़ता है। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। बोथ आर इंडिपेंडेंट, वो दोनों एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है। तो इसको ओम ने, यह बात ओम ने हमको बताया कि किसी चालक पदार्थ की अवस्था न बदली जाए, मतलब ताप दाब और उसका ताप न बदला जाए, दाब न बदला जाए, और कोई बाहरी प्रभाव न किया जाए उस चालक पर, तो उसमें जो धारा परिवर्तन होगा वह वोल्टेज के अकॉर्डिंग होगा। मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगा, और धारा घटाएंगे तो वोल्टेज घटेगा। ऐसा ओम ने बताया, और इस प्रकार से इसमें एक ग्राफ भी प्राप्त होता है। और अगर हम इस प्रकार से वेक्टर फॉर्म में लिखें इसको, तो tan थीटा इक्वल टू, हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब हो गया I और आधार हो गया V। तो इसको अगर हम उल्टा करें, V इक्वल टू IR, अगर हम इसको अपोजिट करें तो ये हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू V बटे I, और cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा R। ये ग्राफ प्राप्त होता है, cot थीटा इक्वल टू R। तो ओम ने क्या बताया कि V प्रोपोर्शनल I, अर्थात किसी चालक पदार्थ की ताप दाब या अन्य अवस्थाएं न बदली जाएं तो उसमें उत्पन्न वोल्टेज उसके धारा के अनुप्रमानुपाती होता है। और जब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो V इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है R, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं। R जो है रेजिस्टेंस है, टेंस है। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं लगा है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो धारा को रोक कर रखता है, और जितना धारा की आवश्यकता होती है उतना करंट हमको सप्लाई देता है। जैसे हम उदाहरण दे लीजिए, हमारे छत के ऊपर टंकी रखी है, पानी हमेशा नहीं आ रहा है नल में। जब पानी नल का चला जाता है फिर भी टंकी हमको सप्लाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं है धारा में। वो क्या करता है कि उधर से करंट सप्लाई हो रही है, टंकी में धारा भरा है ढेर सारा। जैसे ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर जो है अधिक रेजिस्टेंस का बनाया जाता है। अब उसमें क्या करते हैं कि हम इधर से धारा लेते हैं, और जो ट्रांसफार्मर का काम है वो टंकी का काम है। जैसे पानी एकत्रित कर रहा है टंकी, वैसे ट्रांसफार्मर भी इलेक्ट्रिसिटी को एकत्रित करता है। अब हम जैसे थोड़ा सा नल खोलते हैं तो ग्लास भर पानी मिलता है, अगर हमको बाल्टी भर भरना है तो ज़्यादा खोल देते हैं तो ज़्यादा पानी गिरता है। तो उसी प्रकार से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग धारा लेते हैं। जैसे हम टीवी के लिए 150-300 वाट की धारा लेते हैं, फ्रिज के लिए 500 वाट की धारा लेते हैं, एक बल्ब छोटा चलाना है 20 वाट की धारा लेते हैं। तो हमको लेना उसी से है। तो वो अपने ढंग से जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं अपने तरीके से वाट की धारा लेते हैं, लेकिन जहाँ धारा सप्लाई हो रही, एकत्रित हो रही, वो ट्रांसफार्मर है, वो रेजिस्टेंस का काम करता है। इसके बारे में हम और न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और बातें करेंगे इसके विषय में।
हमारा जो मेन टारगेट है वो रेजिस्टेंस प्रूव करना V इक्वल टू आई आर न्यूमेरिकली। ये तो हम हाई स्कूल में पढ़े हैं, चलिए हम प्रूव करते हैं। बच्चों, ओम का जो नियम है, ओम के नियम में प्रूव करने के लिए कुछ फैक्टर आते हैं। फैक्टर ये है कि पहले ये जान लिया जाए विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा हम हाई स्कूल में भी पढ़े हैं और छोटे क्लासों में भी सीखे हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बाद ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? और मुक्त इलेक्ट्रॉन को ध्यान से समझें आप कि देखिए, पहली बात तो यह जान लीजिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा धातुओं में पाए जाते हैं और अधातुओं में बिल्कुल कम पाए जाते हैं। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे हम कहते हैं कि गीले डंडे में या जो मेटल है, जैसे आयरन की छड़ है, लोहे की छड़ है, उसमें करंट आ जाता है। कापर की का तार है, उसमें करंट आ जाता है। तो प्लास्टिक के चेयर में करंट क्यों नहीं आती है? उसका रीज़न केवल फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन इतने कम होते हैं प्लास्टिक में, लकड़ी, सूखी लकड़ी में, कि वो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। किसी पदार्थ के परमाणु के बाहरी कक्षा का वह इलेक्ट्रॉन, किसी पदार्थ के परमाणु के बाहरी कक्षा का वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के कम आकर्षण बल के कारण, न्यूक्लियस के कम फोर्स के कारण, अट्रैक्शन फोर्स के कारण पदार्थ में मुक्त रूप से गति करता है, किसी पदार्थ में मुक्त रूप से गति करता है, इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसे आवारा इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो हमने दो चीज़ सीखा, विद्युत धारा और मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एक फैक्टर इसमें और आएगा ओम के नियम को सिद्ध करने के लिए। वो फैक्टर है अनुगमन वेग। एक तरह से एवरेज वेलोसिटी कह लीजिए, अनुगमन वेग, लेकिन है नहीं एवरेज वेलोसिटी। अनुगमन वेग क्या है? अनुगमन वेग एक नाम दिया गया है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंग्लिश में कहते हैं। तो आइए चलते हैं हम ओम के नियम का सत्यापन करते हैं। पहले मान लिया, पहले आप डिफिनेशन में लिखेंगे, जैसे ओम के नियम का सत्यापन आ गया तो आप लिखेंगे कि माना यह लंबाई का कोई चालक तार है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा लिखेंगे। कंसीडर देयर इज अ वायर ऑफ लेंथ स्मॉल एल। माना यह लंबाई का कोई चालक है, तार है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे ये देखिए, इस पेन का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। इसमें प्रवाहित धारा आई है, इसमें जो धारा बह रही है वो आई है, और इस धारा बहने के कारण सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो भी है। सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो भी है, और इस विभवांतर के कारण एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है, और वो है ई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ई है। तो आपने देखा जो है, क्या देखा कि माना कोई चालक तार है जिसकी लंबाई एल है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, उसमें धारा आई प्रवाहित करने पर उसमें वोल्टेज V उत्पन्न हो जाता है। इस वोल्टेज V के उत्पन्न होने पर उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आ जाती है। तो हम जानते हैं कि F इक्वल टू फोर्स, किसी आवेश पर लगा बल, F इक्वल टू होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F अपान Q। चूँकि Q आवेश है तो आवेश को हम एज ए इलेक्ट्रॉन भी जानते हैं, तो E इक्वल टू हो गया F अपान F बाई E। तो E इक्वल टू यहाँ लिखेंगे F बाई E, और E को इधर करेंगे तो हो जाएगा F इक्वल टू स्मॉल ई और कैपिटल ई। इस बल के कारण यदि उत्पन्न त्वरण ए हो, तब क्या करते हैं कि F इक्वल टू या में लिखते हैं
चलिए लिखते हैं, एफ की जगह एम ए लिखते हैं। एम ए इक्वल टू ई ई, और ए इक्वल टू होता है ई अपान एम, ये होता है। अब जैसा कि देखिए हमने बताया था कि कुछ फैक्टर आपको इसमें मिलेंगे प्रूफ करने के लिए, इसलिए मैं पहले बता दिया। अनुगमन वेग जैसे बताया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चूँकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है अनुगमन वेग, वी डी इक्वल टू होता है ए टाउ। टाउ है श्रांतिकाल, दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर करने में जो समय लगता है उसे हम श्रांतिकाल कहते हैं, और ये कोई एक्सीलरेशन जानते ही हैं, वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए जो वी डी की जो वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू यहाँ रख दे रहे हैं, ई बाई एम इंटू टाउ, ये देखिए लिख दिया। अब देखिए चूँकि ये एक चीज़ होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फार्मूला और होता है कि विभव अपान लंबाई, ये भी एक फार्मूला होता है। तो ई की जगह हम इसको रख रहे हैं। अब आपका प्रश्न है सर इसको क्यों रख रहे हैं? इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ओम के नियम को हमको सिद्ध करना है, V इक्वल टू आई आर, हमको प्रूव करना है V इक्वल टू आई आर, तो हमको V और I दोनों की ज़रूरत है। तो चलिए इसको यहाँ V लेने के लिए ऐसा मैंने किया, तो ये हो जाएगा वी डी इक्वल टू ई, और ई का मान रख दीजिए कैपिटल कि V अपान एम एल। ध्यान दीजिए V जो ई की वैल्यू है V बाई एल है, तो ई की जगह मैंने V बाई एल लिख दिया, और इंटू क्या है, टाउ है, टाउ लिख दिया। अब देखिए चूँकि मुझे I भी लाना है, इसलिए विद्युत धारा और अनुगमन वेग में एक संबंध होता है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध होता है, वो होता है I इक्वल टू एन ई ए वी डी, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। तो चलिए यहाँ वी डी की वैल्यू हम रखते हैं, तो I इक्वल टू हो जाएगा एन ई ए, और वी डी की वैल्यू यहाँ पूरा रख दीजिए, ई वी बाई एम एल इंटू टाउ, ऊपर ही रहेगा। यहाँ देखिए अब मैं इधर लिख दे रहा हूँ, तो विच इज इम्प्लाइज I इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ देखिए V है, V मतलब वोल्टेज, इसको इधर लाइए, इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो इधर मैं लिख दिया, ये देखिए I बटे V इक्वल टू, यहाँ क्या क्या बचा, एन बचा और 2 बार ई बचा, तो एन ई आर ई स्क्वायर ए टाउ अपान एम एल। इसको जरा अपोजिट करिए, V बटे आई इक्वल टू हो जाएगा एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब देखिए इतने को पूरे को, यम जो मास है वायर का, तार उसकी लंबाई L है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E इलेक्ट्रॉन एंड ए क्रॉस सेक्शन एरिया, और टाउ श्रांतिकाल, ये सब कांस्टेंट माना गया, ओम ने कांस्टेंट माना और इसको इसके बराबर R लिखा, तो ये हो गया V अपान आई इक्वल टू R, और अंत में उन्होंने लिखा कि V इक्वल टू आई आर, जो कि ओम का नियम है। तो हो गया ओम के नियम का सत्यापन। तो आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमने ओम के नियम का सत्यापन कर दिया, V इक्वल टू आई आर। तो बच्चों इस पर न्यूमेरिकल जानने के लिए कि ओम के नियम का सत्यापन का जो मैंने ये किया, इस पर जो रेजिस्टेंस है इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में, जिसमें रेजिस्टेंस को हम 2 प्रकार से जोड़ेंगे। थैंक यू।